नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि रूसो का सामाजिक समझौता और हॉब्स के सामाजिक समझौते में क्या अंतर है। जैसे कि हमने हॉब्स का सामाजिक समझौता भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा और निकृष्ट प्राणी है, इसीलिए प्राकृतिक अवस्था यानी जब राज्य नहीं अस्तित्व में आया था तो वो अराजक अवस्था थी, जिसको उन्होंने नाम भी दिया बर्बर यानी पशुवत अवस्था। और इस अवस्था में क्योंकि मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं था, क्षणभंगुर था, इसलिए जीवन की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंतित होना शुरू किया और वो शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनमें एक चेतना जागृत हुई। तो सभी लोगों ने मिलकर समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप अपने सारे अधिकार एक ऐसे विशालकाय प्राणी या लेवियथन को सौंप दिए जो शासन करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने समस्त अधिकार उस लेवियथन को सौंप दिए यानी महाशासक को सौंप दिए और ये कहा कि हम अपने सारे अधिकार या अपने ऊपर शासन करने के सारे अधिकार आपको सौंपते हैं। उन्होंने अपने पास केवल एक अधिकार रखा, वो जीवन की सुरक्षा का अधिकार था। और समझौते के परिणाम स्वरूप जिस शासक की स्थापना हुई उसके खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार किसी को भी नहीं था, और एक बार जो समझौते में शामिल हो गया वो समझौते से अलग भी नहीं हो सकता था। तो इस तरह से हॉब्स का सामाजिक समझौता मैंने बताया आपको। इसी तरह जब रूसो का सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा की तो उसमें बताया कि प्रारंभ में मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला होता है, लेकिन जैसे ही संपत्ति नामक संस्था की स्थापना हो जाती है, लोगों में तेरे मेरे और स्वार्थ की भावना जागृत होती है और वही फिर धीरे धीरे आपस में फूट, लड़ाई, दंगे, झगड़े, संघर्ष ये शुरू हो जाता है और हॉब्स के समान ही अवस्था आ जाती है, अर्थात प्राकृतिक अवस्था बाद में अराजक हो जाती है। और इसीलिए सभी व्यक्ति मिलकर अपने सारे अधिकार या शासन करने के संबंध में जो अधिकार उनके पास थे वो सामान्य इच्छा को सुपुर्द करते हैं कि वो सामान्य इच्छा उनका काम करेगी या उनके लिए शासन करेगी। लेकिन इसके साथ ही जो सामान्य इच्छा है उसका अर्थ भी उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि सबकी इच्छा हो या बहुतों की इच्छा हो, ये संख्या से नहीं जोड़ी जा सकती। सामान्य इच्छा का आधार है सबके कल्याण की बात करना या सबका कल्याण करना। तो इस तरह सबका कल्याण करने की जो भावना होगी वो सामान्य इच्छा होगी और उसी के अनुसार शासन चलेगा। तो रूसो और हॉब्स इन दोनों का सामाजिक समझौता जब पढ़ते हैं तो उनमें बहुत कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती है। और इतना तक कहा जाता है कि रूसो का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का लेवियाथन है जिसका शीश काट दिया गया है। अर्थात रूसो का प्रभुसत्ताधारी यानी सामान्य इच्छा हॉब्स का लेवियाथन या निरंकुश शासक है जिसका शीश काट दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि रूसो ने जिस सामान्य इच्छा को निरंकुश बनाया है, हॉब्स ने वहीं एक शासक को निरंकुश बनाया है। समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम वैसे भी उल्लेखनीय है और इन्हें एक तरह से सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय भी प्राप्त है। हॉब्स अपने सामाजिक समझौते संबंधी विचारों के माध्यम से संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसे हम निरंकुश प्रभुसत्ता कहते हैं। लोक की संप्रभुता को सीमित संप्रभुता कहा जाता है और रूसो ने जिस सामान्य इच्छा संप्रभुता की बात की है वो जन संप्रभुता कही जाती है।
ऐसा कहा जाता है कि हॉब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता और रूसो की जन संप्रभुता की विशेषताएं लगभग समान हैं। ऐसी स्थिति में हॉब्स की भांति रूसो के राजदर्शन में भी निरंकुशता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। हॉब्स का लेवियथन अथवा हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व, जैसा कि मैंने बताया, पूर्णतः समाहित है, क्योंकि हॉब्स का जो ग्रंथ है लेवियथन, उसमें सामाजिक समझौते सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन करते हुए ये कहा था कि शासन करने की संपूर्ण शक्ति उस एक लेवियथन या महाशासक में है। और उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक दशा की या प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था है और मत्स्य न्याय की अवस्था है, जिसका अंत करने की दृष्टि से ही मनुष्य ने आपस में समझौता किया और एक प्रभुता संपन्न राजशक्ति का जन्म हुआ। हॉब्स ने अपने ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर इसे सब मनुष्यों को मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में भी चित्रित किया है। महामानव या लेवियथन की सारी देह छोटे छोटे मनुष्य से भरी हुई है और यह सूचित करती है कि सब ने इसे अपने अधिकार देकर सामाजिक समझौते से संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लेवियथन का या महाशासक का निर्माण किया। मुख्य पृष्ठ के ऊपरी आधे हिस्से में यह व्यवस्थित दिखाया गया है कि जो नगर बसाए गए हैं वो पहाड़ के पीछे है और लेवियथन के रूप में मुकुट मंडित दाएं हाथ में तलवार है, बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए हुए है और वो महामानव खड़ा है। इसका अर्थ है कि शासन और धर्म के दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है और उसकी सारी देह उसकी कृपा के लिए निहारते हुए छोटे छोटे मनुष्यों से बनी हुई है, जो ये इस बात का प्रतीक है कि सब मनुष्यों ने समझौते के द्वारा अपनी शक्ति उसे समर्पित कर दी तथा वे भक्तिभाव से नतमस्तक होकर उसकी सब आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रस्तुत है। और इतना ही नहीं, लेवियथन के मस्तक पर प्रभावशाली शब्द भी अंकित किए हैं कि भूतल पर इसके तुल्य शक्ति रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो हॉब्स के इस कथन से में लिखा हुआ है कि यह महान लेवियथन ही राज्य है। शक्ति और डीलडोल से यह प्राकृतिक मनुष्य बहुत ही विशालकाय है। ये कृत्रिम मानव है, इसकी रचना सभी व्यक्तियों की रक्षा के लिए हुई है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि लेवियथन में हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है और वह मनुष्य को एक स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी के रूप में देखता है, जो सदैव स्वयं को अपने हित की साधना में लगा रहता है, अपने स्वार्थ के लिए निरंतर लड़ाई झगड़ा करता है और मनुष्यों में 3 कारणों से संघर्ष चलता रहता है। वो 3 कारण प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति की लालसा बताया है। प्राकृतिक अवस्था सबकी सबके विरुद्ध लड़ाई है और उसमें सभी फिर बाद में तंग आकर शांति स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और आपस में वो सभी अपने सारे अधिकार उस एक महाशक्ति को सौंपते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से सशर्त यह समझौता करता है कि वो भी अपने अधिकार सौंप दे और व्यक्ति फिर उस समझौते का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस तरह से वो संप्रभुता अपनी सारी की सारी उस राज्य को या शक्ति को या शासक को प्रदान कर देता है और राज्य के आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, प्राकृतिक विधि और ईश्वरीय इच्छा कोई भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि हॉब्स की प्रभुसत्ता की विशेषताएं अपरिसीमित, निरपेक्षता, असीमितता आदि है। हॉब्स का लेवियथन अथवा संपूर्ण प्रभुत्व शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेश ही कानून है। संक्षेप में उसके
राजदर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व अत्यंत प्रबल रूप से दिखाई देते हैं। वह अपने राज्य में मनुष्यों को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवियाथन की दास्ता के पाश में जकड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके राज्य में मनुष्यों की स्थिति बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से उसके यानी महाशासक के अधीन होते हैं। तो इस तरह जब हम पढ़ते हैं कि रूसो का सामान्य इच्छा हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, लेवियाथन के बारे में जो बातें कही वो हम रूसो की सामान्य इच्छा में भी हमें निरंकुशतावाद के दर्शन होते हैं। रूसो को स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, जनसंप्रभुता और लोकतंत्र का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है, किंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा जन संप्रभुता का समर्थन करते करते उसका चिंतन भी निरंकुशतावाद में परिवर्तित हो जाता है। रूसो की पुस्तक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए, जैसे मैंने बताया, उन्होंने पशुतुल्य, निष्पाप और आदर्श बर्बर बताया। रूसो के मत में प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। इस अवस्था में एकाकी, स्वतंत्र, संपत्ति और परिवार से रहित स्वर्गीय अवस्था में विश्वास था। उसका जीवन वंचर जैसा था, किंतु ये अधिक दिनों तक नहीं रही। जैसा कि मैंने इस व्याख्यान के प्रारंभ में बताया, धीरे धीरे जो आपसी संघर्ष प्रारंभ हुए उनसे अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, उसकी दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध या समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा समस्त अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को किया गया। तो इनका रूसो के समझौते सिद्धांत के अनुसार सारे अधिकारों का समर्पण किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था, समाज के लिए था, जिसे हम सामान्य इच्छा कहते हैं। और हॉब्स का जो भी अधिकारों का समर्पण था वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए था। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और संपूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा को या सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है और अविभाज्य रूप के या हम यूँ कहें कि उस सामान्य इच्छा के या समूह से अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपने पूर्ण शक्ति को वो प्राप्त भी कर लेता है। तो रूसो की सामाजिक समझौते से सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है और उसकी सामान्य इच्छा की विशेषताएं भी है अखंडता, अदेयता, सर्वोच्चता, स्थायित्व, निरंकुशतावाद आदि। तो रूसो के सिद्धांत में जनता द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को कर दिया जाता है और जनता को किसी भी परिस्थिति में सामान्य इच्छा यानी राज्य के विरोध का अधिकार नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। और जॉन्स ने भी कहा है, रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व है जो उसे जनतंत्र के समर्थन की ओर से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। और यही कारण है कि रूसो का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का शीर्ष विहीन लेवियाथन है, जैसा कि वाहन ने कहा। वाहन के अनुसार रूसो का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का लेवियाथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है, क्योंकि दोनों में संप्रभुता संबंधी समानताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे हॉब्स की भांति रूसो भी राज्य को निरंकुश मानता है। हॉब्स के लेवियाथन की भांति रूसो की सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु है। हॉब्स के लेवियाथन की भांति सामान्य इच्छा अखंड है, संगठित इकाई है और लेवियाथन की भांति सामान्य इच्छा सदैव न्याय संगत भी है और उचित भी है। लेवियाथन की भांति ही हम कह सकते हैं सामान्य इच्छा के ऊपर समाज का कोई प्रतिबंध नहीं है और उसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है जिसकी आज्ञा पालन करने के लिए सभी को तैयार रहना पड़ता है, यानी सभी के लिए उसकी आज्ञा पालन करना जरूरी है। दोनों ही या दोनों की इच्छा कानून है
और विधियों का मूल स्रोत भी सामान्य इच्छा है और लेवियाथन भी है। हॉब्स की भांति रूसो भी इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन पर अधिकार रखता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो इस तरह वह अति निरंकुशतावादी है हॉब्स भी, और इधर हम देखते हैं सामान्य इच्छा भी। तो दोनों के जब हम चिंतन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें यही लगता है कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के लेवियाथन के समान ही है, और फ़र्क केवल इतना है कि हॉब्स ने सारी शक्ति उस एक महाशासक को दे दी और रूसो ने अपने सारी शक्ति, या व्यक्तियों ने सारी शक्ति सामान्य इच्छा के सुपुर्द कर दी। रूसो ने भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पुस्तक लिखी है उसके मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने वैसा ही चित्र बनाया है जैसा कि हॉब्स ने बनाया था, लेकिन हॉब्स ने उस एक विशालकाय व्यक्ति का चित्र बनाया है, जबकि रूसो ने केवल धड़ का चित्र बनाया है और उसका सिर उसमें नहीं बनाया है, मुख नहीं बनाया है। अर्थात रूसो ने वही सारी शक्तियाँ जो हॉब्स ने एक महाशासक को दी, रूसो ने संपूर्ण समाज को प्रदान कर दी। इसलिए कहा जाता है कि रूसो की संप्रभुता ऐसी संप्रभुता है जिसका कि ये हॉब्स के लेवियाथन के समान है, जिसका सिर काट दिया गया है। धन्यवाद।